बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 होम्योस्टेसिस फर्स्ट चैप्टर और इसका लेक्चर नंबर ये 5 है जो अभी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का, और उसमें हमने एक तो एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। और फिर उसके बाद हमने जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था इन डिफरेंट हैबिटेट्स के। ज़ाहिर है ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैबिटेट में नहीं रहते, डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो इसमें हमने स्टडी करना है कि किस तरह के मसाइल उनको दरपेश होते हैं और वो कौन सी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं या कौन सी अडाप्टेशंस करते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव करने में कामयाब होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला जो एक एनवायरनमेंट है मेरीन एनवायरनमेंट, यानी समंदरों वाला जो एनवायरनमेंट है, उसको हमने डिस्कस किया था कि मेरीन एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं ख़ास तौर पे कार्टिलेजिनस फिशेज़ और मेरीन फिश बोनी फिशेज़, वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती हैं। उससे नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो है वो अभी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में, और ये है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट आप जानते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट को कहा जाता है। लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं अदर देन ओशंस, समंदरों के अलावा जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी फ्रेश वाटर कहलाती हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर में यहाँ पे ख़ास तौर पे दो तरह के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। एक है प्रोटोज़ोआ और दूसरे हैं फिशेस। दोनों को हम देखते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पे जो रह रहे हैं इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इन्होंने इसको सॉल्व किया है। प्रोटोज़ोआ आप जानते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, यानी एक सेल पर मुश्तमिल ये ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स भी आप जानते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है। ये अलग बात है कि अब इनको किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा गया बल्कि इनको अब प्लेस कर दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन एनीवेज़ यहाँ पर चूँकि बुक में ये मौजूद है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इनका प्रॉब्लम क्या है, ये दूसरे नंबर पे आगे ये प्रॉब्लम जो है ये बताया जा रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या है, फ्लडिंग ऑफ सेल्स विद वाटर एंड सॉल्ट्स। इनके सेल्स में हर वक्त वाटर ज़ाहिर है एक ही सेल पर मुश्तमिल है, तो बाहर बहुत ज़्यादा पानी है इनके इर्द गिर्द, तो एंडोस्मोसिस की वजह से वाटर कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा वाटर जो है इनमें आ जाता है जो कि इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है। तो उसके हल के लिए उसकी अडाप्टेशन के तौर पे इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक डिवाइस है, एक स्ट्रक्चर है जो इनके अंदर मौजूद है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यकीनन आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और वो क्या करता है, जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर को अपने अंदर फिल कर लेता है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है, बस्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है, फिर वापस आ जाता है, फिर अपने अंदर पानी भरता है, फिर बाहर जाता है सेल मेम्ब्रेन के पास, फिर वहाँ बस्ट होता है, फिर इस तरह से ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जब बहुत ज़्यादा बारिशें हों और जो घर ज़रा नशेबी हों उनके अंदर पानी आ जाता है तो लोग बाल्टियाँ भर भर के पानी बाहर फेंक रहे होते हैं, ठीक है, एक्सेस वाटर घरों के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से तो बिल्कुल वैसे ही ये भी समझ लें कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बकेट की तरह से ही है, बाल्टी की तरह से है, ये भी पानी भर भर के बाहर फेंकता रहता है। इस तरह से ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये अपनी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। उसके बाद बच्चों फ्रेश वाटर में बड़े अहम किस्म के एनिमल्स हैं और जिनको हम फिशेज़ कहते हैं, आप जानते हैं फ़िशेज़ के बारे में। तो फ़िशेज़ जो है ज़ाहिर है इनके अंदर भी ये वाटर ज़ाहिर है दाखिल होता रहता है थ्रू गिल्स। ईच एंड एवरी टाइम जो है माउथ से वाटर दाखिल होकर गिल्स के ऊपर सर्कुलेट करता है, गिल से फिर ये बाहर चला जाता है।
तो वाटर खासी मकदार के अंदर इनके अंदर भी मौजूद होता है। तो ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और वो यूरिन किस तरह का होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें वाटर ज़्यादा है और जो सॉल्ट्स हैं वो कम होते हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल मौजूद होते हैं। तो लिहाजा क्या हुआ, ये सॉल्ट्स भी इसकी बॉडी से रिमूव होते हैं। एक तो मसला हो गया पानी का, वाटर का, कि वाटर बहुत ज़्यादा अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया कि बॉडी से सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है जी। तो अब पानी जो बहुत ज़्यादा दाखिल होता है उसको तो इस तरह से सॉल्व कर लिया कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर लिया। डाइल्यूट यूरिन है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर बाहर चला गया, पानी का मसला तो हल हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सॉल्ट्स का, लॉस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। ये जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स आर लॉस्ट। अच्छा, अब ये जो सॉल्ट्स की कमी हो गई है, इसको ये कैसे पूरा करेंगे? तो फिर इनकी अडाप्टेशन ये है कि दे टेक अप फूड कंटेनिंग मोर सॉल्ट्स। ऐसी खुराक खाती हैं जिनके अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, और मज़ीद इसके अलावा एक और तरह से भी अपनी सॉल्ट्स की कमी को पूरा करती हैं, और वो क्या करती हैं, अपटेक। और ये अपटेक जो है ये कौन सी होती है, ये एक्टिव अपटेक होती है। तो अपटेक ऑफ सॉल्ट्स through their gills and skin। तो एक और एडाप्टेशन इनकी हमारे सामने आ गई, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिव अपटेक से क्या मुराद है, एक्टिव अपटेक ये है कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट मौजूद होता है और लेकिन इनको मज़ीद सॉल्ट की ज़रूरत होती है। अब बाहर जो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, तो कोई बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स तो नहीं है, तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, सॉल्ट्स को मूव करना पड़ता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लिहाजा ये फिर क्या करती हैं, एक्टिव अपटेक करती हैं। एक्टिव अपटेक का मतलब ये है, क्या है, दे हैव टू यूटिलाइज देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इनको एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो बच्चों, एक और एनवायरनमेंट जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, और वो कौन सा एनवायरनमेंट था जी, फ्रेश वाटर। अब इससे आगे चलते हैं। मैरीन एनवायरनमेंट फर्स्ट एनवायरनमेंट था, सेकंड ये था, और थर्ड जो है वहाँ पे हम चलते हैं। और जो थर्ड एनवायरनमेंट है बच्चों वो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, लैंड एनवायरनमेंट। अब जो लैंड एनवायरनमेंट है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम है इवेपोरेशन ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है, इसमें जो एनिमल्स रहते हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है,
इवेपोरेशन ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। तो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर चलता रहता है, यानी अभी जैसे बाहर गर्मी है, शदीद गर्मी है, अगर हम ऐसे ही बाहर जाते हैं तो बड़ी तेज़ी से जो वाटर है वो हमारी बॉडी से लॉस होता है, इवेपोरेट होता है। तो उससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में पानी की शदीद कमी हो सकती है, और पानी की शदीद कमी को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। और ये डिहाइड्रेशन हमारे लिए संगीन ख़तरे का बायस हो सकती है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है, यहाँ पे जो एनिमल्स ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो दो तरह के हैं। एक हैं आर्थ्रोपोड्स और एक हैं वर्टिब्रेट्स। ये दोनों तरह के जो एनिमल्स हैं, ये दो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के। आर्थ्रोपोड भी एक ग्रुप है एनिमल का, आप जानते हैं कौन सा ग्रुप है ये इनवर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप है। इनवर्टिब्रेट्स विच डू नॉट पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स, और दूसरा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स। तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन ये डेवलप कर लिया है। और ये स्केलेटन जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये काइटिन का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है जी, काइटिन का। वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन पर मुश्तमिल है। काइटिन जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि ये बहुत हार्ड होता है। और इसकी हार्डनेस की वजह ये है कि नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिकदार नाइट्रोजन की भी होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हार्ड हो जाता। तो ये काइटिन का बना हुआ है। काइटिन के ऊपर वैक्सी मतलब जो है एक लेयर वो मौजूद होती है। तो इस वजह से ये जो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है उससे ये बच जाता है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन्होंने भी अपनी बॉडी को कवर कर रखा है। कैसे कवर कर रखा है, मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स। तो वर्टिब्रेट्स आप जानते हैं विच पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, तो जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो उन्होंने अपनी बॉडी को कैसे कवर किया है, मल्टीलेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स। मल्टीलेयर्ड का मतलब जिसकी बहुत सारी लेयर्स हों, डेड जो कि सेल आपको पता है जो स्किन के बिल्कुल ऊपरी सतह वाले सेल्स हैं वो डेड होते हैं। केराटिनाइज्ड प्रोटीन है केराटिन, उस पर मुश्तमिल है, और ये स्किन सेल्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर है वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी। फिर इसके मज़ीद इन्होंने ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इन्होंने मज़ीद क्या कर रखा है, दे ड्रिंक एंड ईट मॉइस्ट फूड्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी का जो कंटेंट है, पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, ताकि वाटर की कंपनसेशन होती रहे। मज़ीद कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिन्होंने अपने मेटाबॉलिक जो बिहेवियर है उसको चेंज किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंगरू रैट्स। कैंगरू रैट्स जो हैं ये डेजर्ट प्लांट्स
के सीड्स खाते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म से जो इनको वाटर हासिल होता है वो वाटर काफ़ी होता है इनके लिए। अपनी सारी जो बॉडी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये वाटर उनके लिए काफ़ी है। लिहाजा इनके बारे में ये बात कही जाती है कि कैंगरू रैट्स कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है कि वाई इट इज़ कंसिडर्ड दैट कैंगरू रैट्स कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा एक और इनमें सलाहियत है, वो ये है कि दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसा यूरिन जिसमें सॉल्ट्स ज़्यादा बाहर जाते हैं, पानी ज़्यादा बाहर नहीं जाता। तो इस तरह से भी वाटर की ये बचत कर लेते हैं। और कुछ एनिमल जो हैं उनमें एक सलाहियत होती है, उस सलाहियत को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? द एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर डिहाइड्रेशन को टॉलरेट यानी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। इनकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की है, कैंगरू रैट्स। ये बच्चों टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हवाले से हमारी बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। ऑस्मो रेगुलेशन को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म में सबसे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन को ही स्टार्ट किया था। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे हमारा जो टॉपिक है मैकेनिज़्म है उसको हम आज स्टार्ट करते हैं और वो है एक्सक्रीशन। बच्चों सबसे पहले तो हम एक्सक्रीशन को डिफाइन करेंगे। एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ wasteful metabolites, especially nitrogenous wastes from the body of living organisms is called excretion। ये बच्चों डेफिनीशन, सबसे पहले हमने डेफिनीशन के हवाले से बात की कि एक्सक्रीशन को कॉम्प्रिहेंसिवली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सक्रीशन, डिफाइन एक्सक्रीशन, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक्सक्रीशन जो है वो हम किसे कहते हैं। एलिमिनेशन और रिमूवल एक ही मतलब है दोनों का। किस चीज़ का रिमूवल, किस चीज़ की एलिमिनेशन? वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। वेस्टफुल जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स कौन से? मेटाबोलाइट्स जो हैं ये केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स कौन से होंगे? जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होगी और मोस्टली वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स में होते हैं मेटाबोलाइट्स, तो उनको वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। उनके एलिमिनेशन या रिमूवल, और ख़ास तौर पे स्पेशली नाइट्रोजनस फेस, ये जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं इनमें से भी वो कहा जा रहा है कि इनमें से भी ज़्यादा जो अहम है
जो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं या नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, वो हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से, ख़ास तौर पे अगर पहले हम एनिमल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इनकी बॉडी के अंदर ये जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं अपनी डाइट में। जाहिर है क्या होगा, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे डाइजेशन होगी, और जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। ग्लूकोज फाइनली क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ब्लड से होता हुआ तमाम सेल्स में जाएगा, और सेल्स के अंदर क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी। और जब मेटाबॉलिज्म होगी तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद एनर्जी। इसी तरह से जो लिपिड्स हैं, जब लिपिड्स हम डाइजेस्ट करेंगे इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और वो मेटाबोलाइज होंगे सेल्स में जाके, तो वो भी क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद एनर्जी। दोनों में एक ही तरह के प्रोडक्ट्स आपको क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन देख लें, कार्बोहाइड्रेट्स किस पर मुश्तमिल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और लिपिड्स को देख लें तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, इसलिए दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स हैं एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही नहीं बनते, बल्कि इसके साथ अमोनिया और जो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते हैं। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, इस तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। इट हैज़ टू बी एंड इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह से अगर वाटर ज़्यादा है तो ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए से उसको पास आउट होना चाहिए। फिर इसी तरह से अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनीज पर मुश्तमिल है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर पर मुश्तमिल है, उसको काम करना चाहिए, उसके ज़रिए से ये रिमूव होने चाहिए। तो ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हैं, ये कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स का, इस वजह से हमने इनको वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, क्योंकि हम जनरली यहाँ पे फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होती है। आपने देखा है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के अलावा उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, वाटर को यूटिलाइज करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जितनी उनको ज़रूरत है उसको वो इस्तेमाल करते हैं, और जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो उनके लिए हार्मफुल है, उसको वो क्या कर देते हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। रेस्पिरेशन तो ज़ाहिर है 24 आवर्स चलती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते।
उनको भी या तो स्टोर कर लिया जाता है या एक्सक्रीट किया जाता है। उसको हम आगे ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया इस होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म का, एक्सक्रीशन का। इससे आगे हम इसको उसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसे हमने ऑस्मोरेगुलेशन का जो था मैकेनिज़्म, उसको पहले हमने प्लांट्स में डिस्कस किया और उसके बाद उसको एनिमल्स में डिस्कस किया। इसी तरह से एक्सक्रीशन को भी पहले प्लांट्स में डिस्कस करेंगे और फिर जो है एक्सक्रीशन को एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक वाइंड अप होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।